ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे इस चैप्टर के अंदर हमको शरीर की परिभाषा देखने को मिलता है। उसके बाद गुरुवादी गुण के बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। गुरुवादी गुण के देखने के बारे में मिलता है। गुरुवादी गुण कितने होते हैं टोटल? 20 टाइप के होते हैं, ठीक है। 10 पेयर्स, 20 टाइप के होते हैं गुरुवादी गुण, ठीक है। और थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह चाहिए तो लिख लीजिए आप लोग। गर्भ की परिभाषा चरक सारिर 4 में दिया गया है। पराधी गुण को का वर्णन जो है वो चरक सूत्र स्थान 26 चैप्टर के अंदर दिया है, ठीक है। पराधी गुण का वर्णन चरक सूत्र स्थान 26 चैप्टर के अंदर दिया गया है। और गुरुवादी गुण का वर्णन चरक शारीर स्थान 6 चैप्टर के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब इस चैप्टर का नाम है शरीर विचयम, ठीक है। शरीर विचयम शारीर करके, ठीक है। शरीर, शरीर मतलब क्या होता है? एक तरफ से शरीर का मतलब बॉडी वगैरह, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या दिया है। जैसे मतलब दिया है, विगत अध्याय में नैष्ठिकी चिकित्सा के उपयोगी पुरुष का वर्णन किया गया। मोक्ष का प्रवर्तन योग होता है और योग साधना के लिए शरीर के, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का क्यों वर्णन किया गया है। योग साधना के लिए शरीर के अंग प्रत्यंग का ज्ञान, धातुओं का ज्ञान तथा शरीर संबंधित ज्ञान उपयोगी होता है, इसलिए इस अध्याय का वर्णन किया गया है, ठीक है। किस लिए? योग साधना के लिए, ठीक है। शरीर के अंग प्रत्यंग सभी चीजों का ज्ञान होना आपको जरूरी है, इसलिए किया है। और दूसरा क्या बोलते हैं कि क्यों वर्णन किया गया? दूसरा पक्ष यह बोलता है कि मोक्षो उपयोगी विषयों के वर्णन के पश्चात लौकिक आतुर, आतुर मतलब आतुर का मतलब रोगी या डिसीज वगैरह, ठीक है। तो क्या बोला है? मोक्ष उपयोगी विषयों के वर्णन के पश्चात लौकिक आतुर के शरीर के रोगों को दूर करने में उपयोगी चिकित्सा के सम्यक प्रयोग के लिए शरीर संबंधित ज्ञान का वर्णन किया गया है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि जैसे मतलब अब कुछ डिसीज वगैरह हो गया, ठीक है, तो आपको अगर एनाटॉमी ही नहीं पता है किसी चीज का, तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए शरीर का सभी चीजों के अवयव कहाँ रहते हैं, कितना होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजों को जानने के लिए यहाँ से शरीर विषयम शारीर अध्याय का वर्णन किया गया है, ठीक है। जैसे मतलब अब दिया गया है यहाँ पे शरीर ज्ञान की उपयोगिता। अभी जैसे हमने बताया कि मतलब कि शरीर ज्ञान की उपयोगिता क्यों है? क्योंकि मतलब कि बॉडी के बारे में अगर स्ट्रक्चर उसका पूरा पता है आपको, तो उसमें क्या डिसीज कहाँ पे हो सकते हैं, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही आप उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे शरीर का वर्णन किया गया है, ठीक है। जैसे मतलब दिया है, शरीर के प्रविभाग रूप में ज्ञान उपलब्ध कराना, ज्ञान उपलब्ध करना चिकित्सा की दृष्टि से शरीर का उपकारक होता है, क्योंकि शरीर का तत्व ठीक ढंग से जान लेने से शरीर के हितकर सभी कार्य ज्ञान उत्पन्न होता है। वही ठीक है, वही सेम मतलब कि चिकित्सा के लिए अगर चीज़ें आपको पता है तो फटाफट आप चिकित्सा वगैरह कर सकते हो, मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे ऑर्गन है, इसको ऐसा डैमेज हो सकता है या वो हो सकता है करके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है शरीर की परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कभी कभी। क्या दिया है? तत्र शारीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाही, ठीक है। यहां तक तो कम से कम श्लोक आप याद कर लो पहला लाइन का, ठीक है। क्या कहता है शरीर का डेफिनेशन? चेतना आत्मा का आश्रय है। चेतना मतलब और कुछ जिसके अंदर कुछ चेतन रहे, मतलब कुछ एक्टिविटी चीजें रहे, ठीक है, वैसा चेतना। और एक चेतना आत्मा का पर्याय भी है, ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो चेतना मन का चेतना आत्मा का आश्रय है, पंच महाभूत के विकारों के समुदाय से निर्मित और दोष धातु एवं मलों के उचित प्रमाण में रहने से आरोग्य संपन्न जीवन धारण करने वाला शरीर कहलाता है। मतलब ये सारी चीजों को धारण करता है जो भी, उसको ही शरीर कहा जाता है, ऐसा बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लो। फिर क्या बोलता है? जब इस शरीर में धातुओं की रोमांचजनक अल्प विषमता होती तो शरीर, मतलब वही कि जब धातु विषम होगा
तो रोगी हो जाएगा, और जब धातु सम होगा तो आरोग्य रहेगा। यही सारी चीजें बताया है। ठीक है, शरीर के बारे में पता चला ना क्या क्या है। हेलो। हेलो। ठीक है। ठीक है, ये चीजें याद रखना कि जो सारे चीजें रहे, जिसका समुदाय मतलब पंच महाभूत के विकारों का समुदाय वगैरह रहे, दोष वगैरह रहे, सारी चीजें उसके अंदर इकट्ठा रहे, उसको हम शरीर कहते हैं। कुछ चीजें इतना तो पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब अभी पीछे हम लोग देखे थे, सड़ धातुआत्मक पुरुष किसको कहते हैं? पंच पंच महाभूत प्लस आत्मा। ठीक है, वही चीजें है। देखो, आत्मा तो दे ही दिया है, पंच महाभूत दे ही दिया गया, उस कॉन्सेप्ट से आप ये चीजें याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया है इसके बाद श्लोक नंबर 5 में इंपॉर्टेंट चीजें है थोड़ा। मतलब कि यही चीजें बोलता है कि जैसे मतलब कि जो समान गुण वाला रहता है ना, अब आप थोड़ा पदार्थ विज्ञान में जाओ, कि जो सामान्य रहता है वो क्या करता है? सामान्य विशेष पढ़े हो ना? हाँ, सामान जो रहता है मतलब कि सेम चीजें दोगे तो उससे क्या होगी? वृद्धि होगी। और अपोजिट दोगे तो उससे क्या होगा? ह्रास होगा। ठीक है। यही चीजें बताया है इसके अंदर। तो देखो, जैसे दिया है, समगुण धातु की वृद्धि एवं विपरीत गुण धातु का ह्रास। ठीक है, परस्पर विरुद्ध गुण वाली धातुओं की वृद्धि और ह्रास का एक ही साथ होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब विरुद्ध और क्या कहते हैं वृद्धि वाले एक ही साथ होते हैं, मतलब कि अब एक को आप बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा, ऐसा चीजें रहता है ना। ठीक है, वही चीजें बताया है यहाँ पे। जैसे मतलब दिया है, जैसे दूध कफ शुक्र आदि को बढ़ाता है और विपरीत गुण वाले वायु का ह्रास करता है। ठीक है, इस चीज ये चीजें बता दिया है कि मतलब कि जैसे आप, ये कहने का मतलब ये हुआ कि एक चीज को बढ़ाएगा तो दूसरे चीज को कम कर देता है, ऐसे चीजें बताया है। फिर क्या बोलते हैं, क्योंकि जो द्रव्य जिस धातु की वृद्धि करता है वही द्रव्य अपने से विपरीत गुण वाली धातु का ह्रास करने वाला होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? मतलब कि एक को बढ़ाएगा दूसरे को ह्रास कर देगा, यही समझना खाली इसमें। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, सम्यक भेषज प्रयोग धातु साम्य कर। इसलिए वही औषध उचित प्रकार से प्रयोग किए जाने मतलब कुछ नहीं है ये, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वही बोला है कि धातु साम्य करना चाहिए चिकित्सा के लिए। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लियर किया गया है नेक्स्ट श्लोक के अंदर। क्या बोलता है, धातु साम्य लाना ही चिकित्सा का मुख्य लक्ष्य है। आप लोग ने एक प्रयोजन पढ़ा है, क्या प्रयोजन है स्वस्थ का? ठीक है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमन। मतलब कि इसमें भी क्या बोलता है कि साम्यता लाना, किसी चीज को, जो रोगी है उनको क्या कहते हैं निरोगी बनाना, और जो क्या कहते हैं स्वस्थ हैं उनको इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना। ठीक है, यही चीजें यहाँ पे भी बोला है कि क्या धातु को साम्य लाना ही चिकित्सा का मूल उद्देश्य है। ठीक है, यही चीजें बोलता है यहाँ पे। जैसे मतलब देखो क्या बोला है, किसी रोगी की चिकित्सा करते समय और स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ वृत्त संबंधी नियमों के पालन से एक भी प्रयोजन सिद्ध करना अभिष्ट होता है कि शरीर में धातुओं की क्षमता बना रहे। मतलब दो टाइप से बताया है। ठीक है, एक तो जो क्या कहते हैं स्वस्थ वृत्त के पालन से करने से, और दूसरा वो मेडिसिन वगैरह लेने से। ठीक है, ये चीजें बताया है। जैसे मतलब अब बोला है क्या, चतुर स्वस्थ पुरुष की भी विद्यमान धातु साम्य की परंपरा के अनुव्रत रूप से बनाए रखने के लिए साथ में साम्याख्यान अर्थात अभ्यस्त और धातु साम्य होने से स्वाभाविक पथ्य। पथ्य मतलब क्या होता है? जो भी डाइट वगैरह। ठीक है, ऐसे डाइट का प्रयोग करो कि जो भी मतलब कि क्या करे, धातु को साम्य बनाए रखे। ये इसके अंदर बोला है पहले चीजों के अंदर। ठीक है, जैसे मधुर रस का सेवन कर उससे उत्पन्न कफ वृद्धि आदि रोकने के लिए कटु रस का उपयोग करना। ठीक है, अब कफ वृद्धि, मधुर रस आप खाओगे तो उससे क्या होगा? कफ की वृद्धि हो जाएगी। जब उस कफ बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए आपको कटु रस का सेवन करना पड़ेगा। ठीक है, इससे धातु साम्य होगा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, गुरु गुण वाले द्रव्य का प्रयोग कर उससे उत्पन्न होने वाले विकार को दूर करने के लिए लघु गुणयुक्त द्रव्यों का प्रयोग करना। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट, मतलब कि एक चीज सामान विशेष वाला। ठीक है, मतलब कि अगर कुछ चीजें बढ़ी है तो उसको कम करने के लिए विशेष दे दो, जिससे हमको क्या मेन उद्देश्य क्या है इसका,
हमको क्या करना है, धातु को साम मिलाना है। कितनी धातुएं होती हैं वैसे? 7 होती है। कौन कौन सी? गुड। ठीक है, यही चीजें इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या बोलता है, स्वस्थ वृत्त का, धातु साम लाने के लिए स्वस्थ वृत्त का पालन करना। स्वस्थ वृत्त का पालन करना मतलब क्या रहेगा, एक तरफ से इसके अंदर रेजिमीन जो रहता है ना, डेली का दिनचर्या ऋतुचर्या उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मतलब क्या दिया, देश के विपरीत काल के विपरीत अपने शरीर की प्रकृति के विपरीत गुणों वाले कर्मों और आहारों का उचित रूप से प्रयोग करना। ठीक है, जो विपरीत आहार है उसका मतलब ठीक ढंग से प्रयोग करना। मान लो जो शरीर को सुटेबल आहार है वो नहीं मिल रहा है, तो विपरीत वाला जो मिल रहा है तो उसको ठीक ढंग से प्रयोग करना। सभी तरह के अतियोगों से बचना। गतिमान और स्वयं प्रवृत्त जो भी वेग धारण रहते हैं ना उसको नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, वेगों को, वो चीजें अपनी शक्ति से अधिक साहस कार्य नहीं करना। ये सारी चीजें जो है धातु साम मिलाने में स्वस्थ वृत्त के रूप में मदद करती है। ठीक है, कि मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे जो भी आहार वगैरह है उसको अच्छे से फॉलो करो। फिर उसके बाद जो भी अति योग मिथ्या योग ये सारी चीजों से बचना चाहिए, और वेग धारण नहीं करना चाहिए, और अपने शक्ति से अधिक काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने शक्ति से अधिक काम नहीं करना चाहिए। सारे स्वस्थ वृत्त वाले चीजें के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो गुरुवादी गुण का बताया है। ठीक है, गुरुवादी गुण क्या क्या है इसका रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे तद्धता गुरु लघु शीतो उष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिछिल लक्षण खर सूक्ष्म स्थूल सांद्र द्रव। ठीक है, ये टोटल 20 टाइप का गुरुवादी गुण है। क्या बोलता है इसका, ये देखो, इस शारीरिक धातुओं के गुण ज्ञान के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो। क्या करते हैं ये गुरुवादी गुण, शारीरिक धातुओं के जो गुण रहते हैं उसको बढ़ाने वाले रहते हैं। ठीक है, शारीरिक धातुओं के गुणों को बढ़ाते हैं ये। अर्थात इसकी जानकारी होने से धातुओं में वृद्धि कारक गुणयुक्त द्रव्यों तथा रास कारक गुण द्रव्योक्त का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इनका पता रहने से कि हाँ चलो मान लो ये धातु इससे क्षय होगा, ये धातु इससे वृद्धि होगी, ये चीजें हमको पता चल जाता है। इसलिए गुरुवादी गुण को जानना चाहिए। जो नाम है 20 गुरुवादी गुण वो दे दिया है, गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिक्षिल श्लक्ष्ण खड़ सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सांद्र और द्रव्य, ये सारी चीजें। ठीक है, अब जैसे मतलब कि इसमें एक सिद्धांत बोलता है कि अभी जैसे मतलब कि क्या कहते हैं, कुछ आहार है। ठीक है, कोई तुमको मतलब कि डिसीज हो गया है जिससे हमको गुरु द्रव्य दे के ठीक करना है, तो गुरु द्रव्य दोगे तो वो आराम से ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके विपरीत वाला जो रहेगा लघु वाला वो कम हो जाएगा। ठीक है, यही चीजें बोला है। और लघु दोगे तो लघु वाले जो भी व्यक्ति है उनको लघु आहार वगैरह दोगे तो उनकी वृद्धि होगी, लेकिन गुरु वालों को वो इफेक्ट नहीं करेगा। यही चीजें बोलता है। फिर इसके बाद यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें याद आता है, ये एमसीक्यू में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कि जैसे मतलब किस चीज से किस चीज की वृद्धि होती है, ये चीजें है। ठीक है, ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, तस्मान मांस आप्यते मांसेन भूयस तस्मे नभ्य। मतलब कि क्या बोलता है, मांस के सेवन से मांस की वृद्धि होती है। ठीक है, मांस के सेवन से मांस की वृद्धि होती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, मांस के सेवन से मांस की वृद्धि होती है। तथा लोहितम लोहितेन, लोहित मतलब रक्त। ठीक है, रक्त के सेवन से किसकी वृद्धि होगी, रक्त की वृद्धि होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मेदो मेदसा, मेद के सेवन से मेद की वृद्धि होती है। वसा वसया, वसा के सेवन से वसा की वृद्धि होती है। अस्थि तरुणा अस्थया, तरुण अस्थि के सेवन से अस्थि की वृद्धि होती है। ठीक है, अंडरलाइन दिस वर्ड। अस्थि की वृद्धि किसके कारण होती है, तरुण अस्थि के कारण होती है। ठीक है, अस्थि कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कौन कौन से? हम्म, तरुण वलय नलक संज्ञानी, मतलब कि क्या कहते हैं, एतानि पंच विधानि भवन्ति तद्धता कपाल रुचक तरुण वलय नलक संज्ञानी। ठीक है, नलक। ठीक है, ये 5 टाइप के रहते हैं, कपाल रुचक तरुण वलय नलक संज्ञा नलक। ठीक है, ये 5 टाइप के टोटल रहते हैं। तो जिसमें से हमको कौन सा यहाँ पे अस्थि के बारे में बताया है, खाली तरुण अस्थि के सेवन से होता है। ठीक है,
बाकी भी ऑप्शन दे सकता है एमसीक्यू के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है यहाँ से। नेक्स्ट है मज्जा के सेवन से मज्जा की वृद्धि होती है, शुक्र के सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है, ठीक है। फिर ये सारी चीजें, और अंड के सेवन से क्या रहता है, गर्भ की वृद्धि होती है, ठीक है। शुक्र से और अंड के सेवन से गर्भ की विशेष वृद्धि होती है, ये चीजें दिया गया है, ठीक है। ये चीजें समझ में आया ना? हम्म, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें बताता है कि इसमें ही क्यों, इस चैप्टर के अंदर ही क्यों गुरुवादी गुण का वर्णन किया है, बाकी चीजों का क्यों नहीं किया है, ठीक है। ये मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो इसका देख लो। धातुओं की वृद्धि और ह्रास में जो गुण कारण होते हैं उन्हीं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। धातु की वृद्धि और ह्रास कम करने के लिए किस गुण का उपयोग होता है, गुरुवादी गुण का होता है, इसलिए इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। शब्दादि, इंद्रिय गुण, आत्मगुण और परादि गुण वृद्धि एवं ह्रास में कारण न होने से नहीं कहे गए, ठीक है। इनका कोई इन्वॉल्व नहीं रहता है इस चीजों में, ठीक है, इसलिए इसका वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट चीजें कुछ बोलता है कि जैसे मतलब चार पांच चीजें हैं, उनका क्षय हो जाता है तो उनकी वृद्धि के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट बकवास चीजें जो दिया गया है उसको छोड़ दो, डायरेक्ट चीजों पे आओ, ठीक है। जैसे शुक्र क्षय हो गया तो उसमें किस किस चीजों का उपयोग करना चाहिए। शुक्र क्षय होने पे घृत दुग्ध का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। घृत और दुग्ध का उपयोग करना चाहिए, और दूसरे द्रव्य जो स्निग्ध और मधुर रहे, ऐसे चीजों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। शुक्र का अगर क्षय हो गया है तो क्या, घृत दुग्ध का उपयोग करना चाहिए, और बाकी स्निग्ध और मधुर चीजों का प्रयोग करना चाहिए। मधुर में जैसे शतावरी, मूसली, अष्टवर्गीय, ये सारी चीजें आ जाती है। मूत्र क्षय में क्या करना चाहिए, शुगर जूस रहता है ना जो, वो सबसे बेस्ट रहता है, हमने अष्टांग हृदय में पढ़ा भी था, आप लोग को याद भी होगा, तो उसके अंदर एक वर्ड दिया था मूत्रल करके, इक्षु रस के गुण के अंदर, याद है। फिर उसके बाद फिर मूत्र क्षय से मूत्र क्षय में क्या क्या देना चाहिए, ईख का रस देना चाहिए, बोले तो शुगर कैन जूस, वारुणी मंद द्रव पदार्थ, मतलब कि जो भी चीजें हैं वो कैसे रहना चाहिए, लिक्विड वाली, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर देना चाहिए, ठीक है। द्रव पदार्थ, मधुर पदार्थ, आम्ल पदार्थ, लवण तथा शरीर में गीलापन उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ठीक है, जो भी लिक्विड चीजें है वैसे टाइप के। अब पूरी क्षय के अंदर क्या देना चाहिए, कुलमास देना चाहिए, ठीक है, चना मूंग आदि को भिगो कर देना चाहिए। बकरे के मध्य शरीर का मांस देना चाहिए, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, उसके मध्य शरीर का मांस देना चाहिए पुरुष क्षय के लिए। जौ देना चाहिए, पत्ती वाले साग देना चाहिए। ये वेजिटेबल्स क्यों बोला है पत्ते वाले, कोई बता सकते हैं पुरुष क्षय के अंदर? फाइबर्स ज्यादा रहते हैं, ठीक है, इसके लिए दिया बोला है, ठीक है। पत्ते वाले साग का प्रयोग करना चाहिए और धान्य अम्ल का प्रयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं, वात क्षय होने पे क्या करना चाहिए, कटु तिक्त कसाय रस वाले पदार्थ, रुक्ष पदार्थ, जो भी उनके गुण है ना वैसे वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। रुक्ष पदार्थ, लघु शीत पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पित्त क्षय होने पे आम्ल, लवण, कटु, ये रस युक्त वाले पदार्थ, क्षार द्रव्य, उष्ण पदार्थ तथा तीक्ष्ण गुण युक्त वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। कफ क्षय में क्या करना चाहिए, स्निग्ध द्रव, गुरु द्रव्य, सांद्र एवं पिछल गुरु द्रक्ष का उपयोग करना चाहिए, सारे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यहाँ पे चार्ट में देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या क्या है चीजें, ठीक है, किसके क्षय में कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये चीजें समझ में आई ना? इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है कभी कभी। नेक्स्ट है तीन, यहाँ पे वृद्धि कर भाव बताया गया है, ठीक है। पहला क्या बताया है, सर्व शरीर वृद्धि कारक भाव, सेकेंड बल वृद्धि कारक भाव, थर्ड आहार परिणाम कर, आहार परिणाम कर भाव, ठीक है, ये तीन चीजें बताया गया है। तो पहला जो है सर्व वृद्धि कर भाव, सर्व शरीर वृद्धि कर भाव, टोटल चार होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना, काउंट पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, कितने होते हैं टोटल करके। सर्व वृद्धि कर भाव टोटल चार होते हैं, कौन कौन सा, काल योग, स्वभाव संसिद्धि, आहार औष्ठम और अविघातश्चेति, ठीक है। चार चीजें हैं जिससे शरीर वृद्धि कर भाव, मतलब कि जो आपका शरीर है वो बढ़ता है, ठीक है। जैसे मतलब अब क्या क्या दिया है, एक एक को एक्सप्लेन किया गया है। संपूर्ण शरीर की वृद्धि करने वाले भाव होते हैं, जो पूरे शरीर को वृद्धि मतलब बढ़ाने वाले कौन कौन से भाव होते हैं, काल योग। काल योग मतलब कि जैसे मतलब आप युवा अवस्था से ऊपर उठेंगे तो शरीर को बढ़ाता ही है ना,
मतलब कि एक तरफ से काल, अब बचपन से आप थोड़ा-थोड़ा ऊपर जाएँगे, युवावस्था की ओर जाएँगे तो शरीर की वृद्धि ही होती है, वो बताया है काल योग। युवावस्था तक शरीर काल के प्रभाव से ही बढ़ता है, ठीक है? सेकंड स्वभाव संसिद्धि, मतलब कि पुराने जन्म का जो भी कार्य वगैरह है, उसके कारण, ठीक है? नेक्स्ट आहार औष्ठम, जो आपने आहार विधि विशेषायतन पीछे पढ़ा था ना, उसके कारण। और लास्ट वाला है अविघात, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं उसको नष्ट नहीं करता है। ऐसी चीज़ें नहीं करने से जो है शरीर बढ़ता है। जैसे मतलब शरीर में शरीर वृद्धि में बाधक अति व्यायाम, चिंता, आहार, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, शरीर की वृद्धि होती है। अब शोक में ही आप रहोगे, चिंता में ही रहोगे, अपने से ज़्यादा अधिक कार्य करोगे तो शरीर की वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक है? ये 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, याद रख लो। काल योग, स्वभाव संसिद्धि, आहार औष्ठम और अविघात, ठीक है? 4 चीज़ है। नेक्स्ट है बल वृद्धि कर भाव, ठीक है? जिससे हमको ताकत मिलता है। टोटल 12 टाइप का है। श्लोक याद कर लो, 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो क्या-क्या बोलते हैं? बलवत्स पुरुषे देशे जन्म, बलवत्स पुरुषे काले च, सुखश्च कालयोग, बीज क्षेत्र गुणा संपन्न, आहार संपन्न, शरीर संपन्न, सात्व संपन्न, सत्व संपन्न, और फिर स्वभाव संसिद्धि से यौवन च कर्म च संघर्षश्चेति। ठीक है? मतलब क्या बोलता है, 12 पॉइंट। पहला क्या बोला है? बलवत्स पुरुषे देश जन्मे, मतलब कि ऐसे देश के अंदर जन्म होना जहाँ के लोग जन्मजात से बलवान होते हैं। ठीक है? ये 100% एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन। कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा बलवान होते हैं? इसके अंदर दिया है सिंध, पंजाब, काबुल और अफ़गानिस्तान। ठीक है? ये सारे जो देश वाले लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली होते हैं। आप लोग ने देखा ही होगा सिंध वाले कैसे रहते हैं, अफ़गानिस्तान वाले लंबे-लंबे पठान वगैरह लोग रहते हैं। ठीक है? ऐसे लोग। सेकंड बलवत्स पुरुष कालेच, मतलब कि ऐसे कुल में जन्म लेना जो स्वभाव से ही बलशाली रहे, ठीक है? मतलब कि वो कुल जो भी पीढ़ी रहे वो बलशाली वाली पीढ़ी रहे। थर्ड वाला क्या बोलता है? सुखस्य काल योग, मतलब ऐसे काल में जन्म लेना जो सुख वाला काल रहे। सुख वाला काल कौन सा बोला गया है? हेमंत शिशिर विसर्ग काल, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ठीक है? हेमंत शिशिर विसर्ग काल, इसको सुख वाला काल बोला गया है। ठीक है? इसमें क्या कहते हैं, बल की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्या बोला है? सुख कारक साधन साधारण कालयोग में रहना चाहिए, मतलब कि जहाँ पे अधिक उष्ण, अधिक वर्षा, ये सारी चीज़ें ना हो। फिर उसके बाद क्या बोलता है? बीज, और जो भी बीज भाग रहे उसके अंदर कुछ चीज़ें दोष रहित ना रहे, ऐसे चीज़ें रहना चाहिए उसके अंदर। जैसे मतलब दिया बीज, शुक्र तथा आर्त और क्षेत्र, ठीक है? अंडरलाइन कर लो, क्षेत्र गर्भाशय को बोला गया है, उससे कंपैरिजन किया गया है। ठीक है? बीज भाग में और क्षेत्र में कुछ भी दोष रहित ना हो, ऐसी चीज़ें। ठीक है? वहाँ पे जो भी रहता है बल वृद्धि रहता है उससे। नेक्स्ट है उत्तम आहार के सेवन करने से। फिर उसके बाद शरीर का सुसंगठित होने से, जैसे दिया शरीर संपन्न है, मतलब कि शरीर एकदम बराबर से बने रहने से। फिर उसके बाद क्या दिया? साथ में संपन्न से, साथ में मतलब कि आहार विहार का जो भी आप चॉइस कर रहे हो एकदम आपके अनुकूल हो, ठीक है? वैसी चीज। फिर सत्व संपन्न, सत्व इज ए सिनोनिम ऑफ, सत्व किसका सिनोनिम है? मन। ठीक है? जो ठीक है। क्या बोला है? सत्व संपन्न, मतलब कि जो भी चीजें है वो मन के आपके अनुकूल रहे, ठीक है? मन पे वहां पे कोई भी प्रभाव ना पड़े, ऐसे चीजें रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्वभाव संसिद्धि से, मतलब कि जो बल का कारक का है वो भाग्य वाला रहना चाहिए, ठीक है? बल कारक भाग्य का होना चाहिए। यौवन होना चाहिए, युवावस्था में रहना चाहिए। कर्मच, व्यायाम वगैरह जो भी काम कर रहे हो आप, वो अधिक नहीं करना चाहिए। लास्ट वाला है संघर्ष चेती, मतलब कि जो भी है चिंता से आप मुक्त रहना चाहिए, ये चीज़ें हैं। ठीक है? टोटल 12 पॉइंट दिया गया है इसके अंदर। ऐसे कुल में जन्म लेना चाहिए जहाँ पे, मतलब पहला तो ये बोला है कि ऐसे देश में जन्म लेना चाहिए जहाँ के लोग जन्मजात से बलवान रहे, और ऐसे कुल में भी जन्म लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऐसे कुल में जन्म लेना चाहिए जहाँ के लोग बलशाली रहे। सुख काल में जन्म लेना चाहिए। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट बोला है सुख कारक साधारण काल योग में जन्म लेना चाहिए, जिसमें मतलब अधिक बारिश, अधिक चीजें कुछ ना हो, ऐसे चीजें में। फिर पांचवा बोलता है कि मतलब कि बीज भाग और गर्भाशय में कोई दोष नहीं रहना चाहिए। छठवां उत्तम आहार का खाने को बोलता है। सातवां शरीर एकदम आपका सुसंगठित रहना चाहिए। आठवां साथ में आहार खाने को बोलता है। नौवां मन को कोई भी दुख वगैरह नहीं रहना चाहिए। 10वां बल कारक रहना चाहिए, और 11वां युवावस्था रहना चाहिए, और 12वां
चिंता वगैरह से आप मुक्त रहना चाहिए। टोटल बल वृद्धि कारक भाव है। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी आपने क्या कहते हैं शरीर क्रिया में पढ़ चुके हैं। आहार परिणाम कर भाव। ठीक है, कितने हैं टोटल आहार परिणाम कर भाव? हम्म, 6 है। ठीक है, आहार परिणाम का भाव टोटल 6 है। क्या क्या है? उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोगस्चेति। संयोगस्चेति किसका? जो भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना, आहार विधि विशेषायतन, टोटल अष्ट आहार विधि विशेषायतन है ना, वो सारी चीजों का संयोग रहना। ठीक है, ऐसे चीजें। ठीक है, टोटल कितना है? 6 चीजें हैं। ठीक है, जैसे उष्मा है, वायु है, क्लेद है, स्नेह है, पाक है, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? संयोग बोलते हैं। ठीक है, पाक मतलब कि आप काल बोल सकते हो, पाक काल। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इनका कर्म क्या होता है, वो चीजें देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि आहार परिणाम कर भाव के नाम लिखिए और उनके कर्म लिखिए। टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उष्मा का क्या काम रहता है? उष्मा पचती। ठीक है, उष्मा का क्या? उष्मा मतलब क्या होता है? हीट। बॉडी में हीट का क्या रहता है? पित्त। पित्त का काम क्या रहता है? पाचन करने का। ठीक है, उष्मा का क्या काम रहेगा? पाचन करने का काम। वायु अपकर्षति, मतलब कि वायु क्या काम करेगा? वो वात क्या काम करता है? इधर से उधर मूवमेंट करता है, तो उसमें भी क्या काम करेगा? ऊपर से आहार को लेके आके आमाशय पक्वाशय में फैलाएगा। ठीक है, ये चीजें करता है वायु अपकर्षति। क्लेद शैथिल्यम आपेदि। ठीक है, क्लेद क्या करेगा? शैथिल्य करेगा खाने को, मतलब कि एकदम ढीला करेगा थोड़ा सा। ठीक है, लुब्रिकेट करेगा ताकि खाना एकदम अच्छे से घुल मिल जाए। स्नेह मार्दव जनयति, और स्नेह क्या काम करेगा? उसको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कर देगा। ठीक है, और फिर काल पर्याप्ति अभिनिवर्तेति, और जो भी काल रहेगा उसको एकदम आराम से परिपक्व बना के डाइजेशन करेगा। और लास्ट वाला क्या बोला है? संयोगत्वेषु परिणाम धातु साम्यकर। और जो भी अष्टविधि आहार विशेष आयतन है, वो आठों चीजें मिलके क्या करेगा? संयोग में रहेगा, तो एकदम आराम से न्यूट्रिशन सारे चीजों को दे देगा। ठीक है, धातु साम्य बना देगा। ठीक है, यहाँ चार्ट से देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है। टोटल 6 है आहार परिणाम कर भाव। उष्मा है, उसका कर्म क्या है? पचाना। वायु है सेकंड, वायु का काम कर्म है अपकर्षण करना। क्लेद है थर्ड, क्लेद का क्या काम है? शैथिल्य करना, गीला करना। स्नेह है नेक्स्ट, उसका क्या काम है? मृदुता करना, मृदु होना मतलब किसी चीज को सॉफ्ट वगैरह करना। नेक्स्ट है काल, काल का क्या काम है? परिपक्वता करना, मतलब कि एकदम डाइजेशन के अनुकूल कर देना। फिर नेक्स्ट है संयोग, सारे चीजें अगर संयोग रहेगी तो वो धातु साम्य चीजें कर देगी। ठीक है, समझ में आया? ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आहार गुणों का शरीर गुणों से समन्वय और असमन्वय, मतलब कि किससे कौन से मतलब कि चीजें को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, जैसे क्या बोला है? आहार का जो जो अंश है, जो भी मतलब कि कठोर वाला आहार है, वो जो भी अंश रहेगा वो कठोर वाले चीजों को देगा, और द्रव वाला द्रव वाले चीजों को न्यूट्रिशन देगा। यही चीजें बोला गया है इसके अंदर। आहार का जो जो अंश जैसे जैसे पचता है, वैसे वैसे आहार के गुण शरीर के स्वसदृश गुणों से मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे वो पचने लगेगा, तो उसके जो भी गुण रहेंगे वो सारे सेम वाले के साथ जाके मिल जाएंगे। ये चीजें बोलता है। जो आहार गुण जिस शरीर गुण के विरुद्ध नहीं है, वो उसी गुण को प्राप्त कर देते हैं। जैसे आहार का कठिन अंश मांस, अस्थि आदि कठिन भाग का पोषण करता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, कठिन भाग किसको किसको पोषण करता है? जो भी शरीर के अंदर कठिन चीजें है, वैसे जैसे मांस, अस्थि, ये सारी चीजें। और द्रवांश रक्त आदि का पोषण करता है। जो भी क्या कहते हैं लिक्विड वाली चीजें है, उसका पोषण द्रव वाला भाग करता है। ठीक है, लिक्विड वाला। इसी प्रकार आहार के द्वारा ही सभी धातुओं की वृद्धि होती है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। सभी धातुओं की वृद्धि किसके कारण होती है? आहार के कारण होती है। ये भी एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट है, इसके अंदर आहार के दो भेद दे दिया है, मतलब कि शरीर जो भी अंदर गया है आहार, उसका दो भेद बनता है। ठीक है, श्लोक याद कर लो। शरीर गुणा पुनर्द्विधा सहंग्रेण मल भूता प्रसाद भूताश्च, मतलब दो भाग बनता है। एक तो मल बनता है, दूसरा प्रसाद भाग बनता है। ठीक है, तो इसमें मल का डेफिनेशन बढ़िया सा दिया है, उसको याद रखो। जो शरीर में किसी भी प्रकार की बाधा या पीड़न करती है, वे मूलभूत। जैसे मतलब कि क्या पीड़ा करेगी?
अब आपको कुछ घाव वगैरह लग गया, उसमें से कुछ लिक्विड चीज़ें निकलने लगा, पस वगैरह निकलने लगा, वो भी तो एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है। वैसे सारी चीज़ें, ठीक है? जैसे क्या बोला, जो शरीर में किसी भी प्रकार की बाधा या पीड़ा करती हुए मूलभूत है, जैसे शरीर छिद्रों में अलग अलग उत्पन्न होकर बाहर निकलने वाले आँख, नाक, कान आदि के मल, यहाँ मतलब कि जो भी एक्सटर्नल मल वगैरह निकलते हो, पक कर पूर्ण रूप में परिपूर्ण हुई रक्तादि धातुएं, पूई बोले तो पस वगैरह है, ठीक है? वैसे चीजें कुपित हुए वात पित्त कफ, अन्य भी ऐसे तत्व जो शरीर में रहते हुए शरीर को नष्ट करने वाले होते हैं, उन सब की गणना मल वर्ग में ही की जाती है, ठीक है? अंडरलाइन कर लो, जो भी शरीर को नष्ट करने वाले चीज रहते हैं उनकी गणना मल वर्ग में की जाती है और उन्हें ही मल कहते हैं, ठीक है? और इसके अपोजिट जो रहता है वो प्रसाद भाग रहता है। इनमें भिन्न जो अपने उचित प्रमाण में रहकर किसी तरह का विकार नहीं उत्पन्न करते, उन्हें प्रसाद वर्ग में गिना जाता है, ठीक है? कोई भी तरह का विकार नहीं उत्पन्न होता है। गुरु से लेकर द्रव तक के 20 गुण और रस से लेकर शुक्र तक 7 गुण द्रव्य, ये विकार कारक न होने से प्रसाद धातु में गिने जाते हैं, ठीक है? इसको भी अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में, कि प्रसाद वर्ग जो है वो किसको किसको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है? उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, गुरुवादी गुण आते हैं टोटल, और सप्त धातुएं आती है, ठीक है? नेक्स्ट है, गर्भ संबंधित टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? अग्निवेश ने टोटल 10 क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी वो ऑलरेडी आप लोग ने पढ़े हैं, ठीक है? तो क्या पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि गर्भाशय में सबसे पहले कौन सा अंग उत्पन्न होता है, ठीक है? सबसे पहले क्या कौन सा पार्ट डेवलप होता है अंदर। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, गर्भाशय में गर्भ का मुख किस ओर रहता है और किस तरह गर्भाशय में रहता है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्या खाकर गर्भ जीवित रहता है। फोर्थ पूछते हैं, वह गर्भाशय से कैसे बाहर निकलता है, मतलब कि डिलीवरी वाला कैसे बाहर डिलीवरी होती है। नेक्स्ट पूछते हैं, किस तरह के आहार और उपचार से गर्भ उत्पन्न होकर सद्य मर जाता है, क्यों तुरंत ही मर जाता है, ऐसा चीजें वो पूछते हैं। फिर उसके बाद, किन आहारों और उपचारों से गर्भ निरोग रहकर बढ़ता रहता है, क्या देवता आदि के प्रकोप के कारण इसे रोग होते हैं या नहीं होते हैं। गर्भ की मृत्यु काल होती है या अकाल होती है, इसमें क्या आपका कहना है, ये सारी चीजें पूछते हैं। गर्भ की परम आयु कितनी है, परम आयु प्राप्त करने के कौन से साधन है, ठीक है? ये चीजें टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन पूछा है, तो इसका उत्तर दिया है उन्होंने बढ़िया सा, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन का कि कौन सा अंग कब उत्पन्न होता है, ठीक है? इसमें जो महर्षि हैं टोटल 8-9 लोग, वो लोग अपना अपना मत दिए हैं, बाद में आत्रेय जी ने सारी चीजों को एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, ठीक है? जो क्या कहते हैं, सबसे पहले कुमार सिरा भारद्वाज है, उन्होंने बोला है कि सिर का सबसे पहले उत्पन्न होता है, ठीक है? डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं, श्लोक आप लोग कर लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। कुमार सिरा भारद्वाज क्या बोलते हैं, सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, क्यों? क्योंकि सिर ही सभी इंद्रियों का आश्रय है, इसलिए वो बोलते हैं कि सिर का निर्माण होता है, क्योंकि सिर ही जो है सभी इंद्रियों का आश्रय है। सेकंड जो है बाहिलिक देशवासी के कांकायन जो है वो क्या बोलते हैं, हृदय का निर्माण होता है, क्योंकि हृदय में चेतना का आश्रय है, उनके हिसाब से सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है, क्योंकि उसके अंदर ही चेतना रहती है। नेक्स्ट भद्र काव्य क्या बोलते हैं, नहीं, सबसे पहले नाभि बनती है, क्योंकि क्या रहता है, नाभि से ही आहार का आदान प्रदान होता है मदर के अंदर और फीटस के अंदर, ठीक है? इसलिए भद्र काव्य बोलते हैं नाभि का। फिर भद्र शौनक क्या बोलते हैं, नहीं, सबसे पहले पक्वाशय और गुदा का बनता है, क्योंकि वो जो है वायु का मुख्य स्थान है, ठीक है? वात का जो है मुख्य स्थान है, इसलिए उन्होंने बोला है कि पक्वाशय और गुदा बनता है। बढ़ी से आचार्य क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, सबसे पहले हाथ और पैर बनते हैं, क्योंकि जो भी फंक्शन करना रहता है वो इसी से करता है फीटस, इसलिए सबसे पहले हाथ और पैर बनते हैं, उनका कहने का। फिर उसके बाद वैदिक जनक का क्या मत है कि सबसे पहले इंद्रिया बनती है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए इंद्रियों का जरूरत रहता है, इसलिए सबसे पहले इंद्रिया बनती है इनके हिसाब से। मरीच काश्यप क्या बोलते हैं, भाई ये हम नहीं कह पाएंगे, कौन सा अंग क्या बनता है, कब बनता है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कह पाते हैं। क्या बोलते हैं मरीच काश्यप कि अंगों का निर्माण परोक्ष विषय है, इसलिए उसके संबंध में विचार नहीं करना चाहिए, ठीक है? वो हमसे ऊपर ज्यादा, मतलब कि मुझे नहीं पता है, ये ऐसी चीजें एक तरफ से, इसलिए उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट धन्वंतरी जी क्या बोलते हैं, सभी अंगों का निर्माण एक ही साथ होता है,
यही और जो है ये चीजें यही सही भी है। उन्होंने बोला कि सभी जो अंग है वो एक ही साथ निर्माण होता है, क्योंकि हृदय आदि सभी अंगों का निर्माण एक ही समय में होता है। फिर आत्रेय ने इसका सभी लोगों का चीजें सुन के उसका आंसर दिया है, क्या बोले हैं, गर्भ के सभी अंगों का मूल हृदय है और वह हृदय कुछ भाव, ओज, चैतन्य, सगुण, आत्मा, मन, बुद्धि आदि का आश्रय है। हृदय से पहले उन अंगों का निर्माण नहीं होता, इसलिए हृदय आदि सभी अंगों का निर्माण एक ही साथ एक ही समय में होता है। और शरीर के सभी भाव परस्पर संबंध होते हैं, अतः धन्वंतरी का जो भी कथन है वो सत्य है। ठीक है। और उसी को माना है कि मतलब कि क्या बोलते हैं आत्रेय कि सभी जो शरीर का अंग है वो सारे एक ही साथ डेवलप होते हैं। कौन से मंथ में डेवलप होते हैं? थर्ड मंथ, वेरी गुड। ठीक है। हम्म। ठीक है, ये चीजें है। इसमें कभी कभी एमसीक्यू करके पूछ लेता है कि क्या कहते हैं, भारद्वाज ने कौन से मतलब कि सबसे पहले कौन सा अंक का उत्पत्ति का बताया है। ठीक है, फिर पूछ लेंगे मरीच ने क्या बोला है इसके बारे में। इसलिए जो टोटल जो है 9-10 चीजें वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के रूप में भी, और 5 मार्क का क्वेश्चन भी इससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका कि गर्भाशय का मुख किधर रहता है और वो गर्भाशय के भीतर कैसे रहता है। तो इसका क्या बोलते हैं, गर्भाशय में माता की पीठ की ओर मुख करके रहता है। ठीक है, उसका जो पीठ रहता है वो मतलब कि मुंह रहता है वो माता की ओर पीठ करके रहता है। फिर उसका सिर ऊपर होता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, सिर कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। वह अपने हाथ पांव आदि अंगों को सिकोड़ कर जरायु से ढका रहता है। अब जरायु क्या है? प्लासेंटा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, उससे उसका कवरिंग रहता है, क्या रहता है, उसका सिर जो रहता है ऊपर रहता है और सिकुड़ा हुआ रहता है उसका हाथ पैर उसको, और प्लासेंटा से कवरिंग रहता है। ठीक है, ये चीजें बताया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या पूछते हैं, वो किस गर्भ जो रहता है उसका जीवन किस चीज के ऊपर निर्भर करता है। तो क्या बोलते हैं, गर्भ को क्षुधा और पिपासा नहीं होती है और उसका जीवन परतंत्र होता है। वह माता पर आश्रित होकर जीवित रहता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, गर्भ जो रहता है वो माता पे आश्रित होकर जीवित रहता है। वो माता के शरीर में आहार रस और ताप प्राप्त कर जीवन धारण करता है। उसके कुछ अंग वर्तमान में होते हैं, कुछ अस्पष्ट होते हैं। ठीक है, जो कुछ अंग है वो थोड़ा मतलब कि क्या कहते हैं उसी समय निकल जाते हैं, और कुछ जो रहते हैं वो पैदा होने के बाद आते हैं। ऐसे कौन से अंग है जो पैदा होने के बाद आता है? और तीत। ठीक है, ऐसे चीजें। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, तदंतर जब इसके अंग प्रत्यंग अभिव्यक्त हो जाते हैं तो उसको उस कुछ उपस्नेह लोम कुंभों में मतलब कि वही नाभि नाल जो रहता है ना उसके द्वारा उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलते रहता है, यही चीजें बोलते हैं। फिर यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट दी है, माता का हृदय भी उसी अपरा को रस प्रवाहित करने वाली शिराओं से रस प्रदान करता रहता है। ठीक है, जो प्लासेंटा रहता है ना उसके द्वारा इधर उधर फूड वगैरह न्यूट्रिशन उसको मिलता रहता है। वह रस गर्भस्थ शिशु में बल एवं वर्ण उत्पन्न करता है। वह रस शिशु का ऐसा आहार होता है जिसमें सभी रस होते हैं। ठीक है, गर्भिणी स्थिति स्त्री के शरीर में उसका आहार रस 3 भागों में विभक्त हो जाता है। इसको अंडरलाइन करो, कितने भागों में विभक्त होता है वो करके एमसीक्यू में पूछता है, और कौन कौन सा है। गर्भिणी के अपने शरीर के पोषक के लिए, ठीक है, किस किस भागों में विभक्त होता है और किस लिए होता है, क्या क्या। तो पहला है गर्भिणी के अपने मतलब कि खुद के शरीर के पोषक के लिए, दूसरा दूध के निर्माण के लिए, और तीसरा गर्भ शरीर के पोषण तथा वृद्धि के लिए, मतलब कि जो फीटस अंदर है उसके लिए। पहला तो खुद के लिए रहेगा, दूसरा क्या कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और थर्ड जो अंदर फीटस है उसके लिए रहता है। ठीक है, ये चीजें बताया है। नेक्स्ट क्या बोला है, प्रसव कैसे होता है, डिलीवरी कैसे होता है। जब प्रसव काल आ जाता है, प्रसव काल कितने मंथ में आता है? 9 के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब प्रसव काल आ जाता है उस समय प्रसव कारक अपान वायु से प्रेरित होकर गर्भस्थ शिशु उलटकर नीचे सिर, मतलब कि इसके पहले क्या बोला था, सर कहाँ रहता है, ऊपर।
ठीक है, बाकी वो सिकोड़ कर रहता है। तो इस टाइम क्या रहता है, जब प्रसव काल आता है तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। उल्टा होके सबसे पहले सिर निकलता है, ठीक है, बाद में बाकी सारे अंग निकलते हैं। ये नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, प्राकृतिक चीजें हैं। अगर सबसे पहले हाथ पैर वगैरह कुछ निकला तो वह विकृति होती है, ठीक है। इसके अंदर दिया है, देखो। जब प्रसव काल आ जाता है तो उस समय प्रसव कारक अपान वायु से प्रेरित होकर गर्भस्थ शिशु उलटकर नीचे सिर करके योनि मार्ग में चला जाता है, ठीक है। क्या रहता है उसमें, सिर जो रहता है नीचे होकर योनि मार्ग में चला जाता है, किसके कारण, अपान वायु, ठीक है। ये चीजें याद रखो, किसके कारण आता है, अपान वायु के कारण आता है। अपान वायु का काम क्या रहता है, किसी भी चीज को बाहर निकालना, एक्सपेल करना, ठीक है, वैसे चीजें। यह स्वाभाविक प्रकार है, ठीक है, मतलब कि सर नीचे से निकलना, सबसे पहले निकलना, ये स्वाभाविक प्रकार है। इससे भिन्न प्रकार से प्रसव होना अर्थात योनि द्वार से पर पहले हाथ पैर उरु या नितंब का आना विकृति है, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया कि सबसे पहले हाथ पैर या उरु नितंब ये सारी चीजें आए तो विकृति है, समझ जाना। इसके बाद जब शिशु बाहर आ जाता है तब बालक का जीवन स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसके पहले जो था परतंत्र था, मतलब कि वो किसी के ऊपर निर्भर था, अभी इंडिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, रोग रहित होकर गर्भ कैसे बढ़ता है। ये जो है हम लास्ट चैप्टर देखेंगे ना, जाति सूत्र करके, उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मतलब कैसे कैसे फीटस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है, किन आहारों और उपचारों से उत्पन्न गर्भ की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो क्या बोलते हैं, यदि गर्भिणी के लिए उपदिष्ट आहार तथा उपचार का वह विषम रूप से सेवन करती है, मतलब कि जो भी आहार है उसके अनुकूल ना हो, विरुद्ध आहार वगैरह का सेवन करती है तो उससे होता है, ठीक है, तुरंत मृत्यु हो जाती है उससे। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, क्या देवता एवं ग्रह आदि से बालकों में रोग होते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, आत्म पुरुषों द्वारा शास्त्रों में वर्णित होने से, मतलब किस कारण से रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो आप्त पुरुषों द्वारा शास्त्रों में वर्णित होने से, विचित्र एवं विलक्षण लक्षणों को देखने से, ये सारी चीजों के कारण उनको रोग हो जाएंगे, जो भी अंदर बच्चा रहता है उसको। कारण लक्षण और चिकित्सा में भिन्नता होने से, मतलब कि कुछ और ही कॉज है, कुछ और सिम्टम्स है और कुछ और ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इससे भी हो जाते हैं। दोष प्रकोप होने से, लक्षणों में भिन्न लक्षणों के देखे जाने से देवादि प्रकोपजन रोग हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बोला जाता है कि ये देव के प्रकोप के कारण ही रोग हुए हैं करके। नेक्स्ट है, काल और अकाल मृत्यु के बारे में इनका क्या कहना है। तो क्या बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो कोई मरता है वह किसी काल में ही मरता है, क्योंकि काल में मतलब जो काल है वो कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है और चलते रहेगा तो बॉडी का क्या होता है, क्षरण होने लगता है, क्षरण होते 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 वो एक दिन समाप्त हो जाता है, यही चीजें बोलते हैं इसके अंदर। तो लेकिन क्या बोल देते हैं, ये आपका कथन सही नहीं है, क्योंकि काल जो है वो छिद्र हित होना या छिद्र सहित होना, ये दोनों बातें उचित नहीं है, क्योंकि काल का अपना एक अलग ही लक्षण है। या आप लोग ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है काल का क्या लक्षण है करके, वो सारी चीजों के कारण ये कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि नहीं आप ये जो बोल रहे हो वैसा नहीं है, उसका कुछ और कॉन्सेप्ट है करके। तो फिर दूसरे विद्वान क्या कहते हैं, जो जिस समय मरता है वही उसकी मृत्यु का निश्चित काल होता है, ठीक है। अब कोई भी कभी भी मर गया है तो वही उसका काल है, ऐसा बोलते हैं। काल प्राणी मात्र के लिए सत्य है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो काल है वो किसी को मान लो किसी की मृत्यु नहीं हो रही तो ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि वो जो काल वगैरह है वो उसको प्यार के कारण नहीं मार रहा है, उसको वो पसंद आ गया इसलिए नहीं मार रहा है, ऐसा नहीं रहता है, ये चीजें बोलता है। या फिर वो किसी को किसी को मार दे रहा है तो दोष वगैरह, मतलब कि उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र वगैरह रच के या जलन के कारण नहीं मार रहा है। जैसे मतलब बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि अनुरागवश किसी को नहीं मारता और वह द्वेषवश किसी को मारता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि वह बिना भेदभाव के सभी प्राणियों का मारक होता है। समक्री का अर्थ कहना यह है कि कोई नहीं है ऐसा जो नहीं मरता है, मतलब कि जो इस जन्म जिसका भी जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना निश्चित है। ये अपना अपना सब लोग मत दे रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है करके। फिर क्या बोलते हैं, काल शब्द का प्रयोग आयु के प्रमाण को लक्ष्य किया जाता है, ठीक है। काल से हमको क्या आयु है किसकी, ये सारी चीजें पता चलती है। जिन लोगों को यह कहना अभिष्ट है कि जो प्राणी जिस काल में मरता है वही उसका नियत मृत्यु काल होता है,
उनके मत में तो सभी कार्य नियत समय पर ही होने लगेंगे, जैसा कि होता नहीं है। प्रत्यक्ष में यह बात देखने की आती है कि अकाल में किए गए भोजन, कि मतलब कि कभी भी भोजन कर दिया गया, कुछ भी कर दिया गया, तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला गया है। भोजन का अनअवसर बोले गए वचन और बेवक्त किए गए कार्य का फल अनिष्ट कारक होता है, और उचित काल में इन कार्यों को करने का फल अच्छा होता है। यह भी प्रत्यक्षता पाया जाता है कि मतलब कि आप कुछ डिफरेंट चीज़ें करोगे, मतलब अनुचित चीज़ों करोगे, तो तुरंत आपको मृत्यु हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं रहता है। वो अच्छे चीज़ों में भी परिवर्तित होता है, यही चीज़ें बोला गया है कि भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न विषयों को लक्ष्य काल और अकाल की अभिव्यक्ति होती है। जैसे इस रोग का यह काल है, यह अकाल है, इस आहार का यह काल है, यह अकाल है, इस औषध का यह काल है, यह अकाल है करके यही सारी चीज़ें बताया है कि मतलब कि कब कौन मरेगा ये किसी को हाथ में नहीं है। मतलब कि किसकी कब मृत्यु हो जाएगी ये कह पाना थोड़ा मतलब कि डिफ़िकल्ट ही रहता है। ठीक है? जैसे मतलब हम लोग ने पिछले चैप्टर में एक चीज़ पढ़ा था ना, काल और अकाल मृत्यु कैसे होती है। तो उसने अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल देके बताया था कि जो बैलगाड़ी रहता है, उसका पहिया वगैरह रहता है, अगर उसको आप बराबर से एकदम अच्छी चीज़ें करते रहोगे, एकदम तेल मालिश वगैरह करते रहोगे, एकदम मेंटेन रखोगे, तो उसकी जल्दी वो टूटेगा नहीं। अगर उसके सारे पुर्जे-पुर्जे खराब हो गए, तो वो कभी भी टूट जाएगा, ठीक है? सेम वैसे ही इसमें भी वही कॉन्सेप्ट दिया गया है। वो चीज़ें याद है ना आपको? हुँ। नेक्स्ट है, गर्भ की परम आयु कितनी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के लिए, ठीक है? ये एमसीक्यू के लिए, गर्भ की परम आयु कितनी होती है? इस कलयुग के आरंभ में आयु का प्रमाण 100 वर्ष है, ठीक है? अब सब सोचेंगे गर्भ की परम आयु बोला है तो कितना होगा? 9 से 10 मंथ, करेक्ट? तो इसमें क्या बोला? गर्भ की परम आयु, ठीक है? इस कलयुग में जो गर्भ है, वहां से लेके जब तक वो मरता नहीं है तब तक के लिए बोला गया है, ठीक है? तो वहां तक की कितना रहता है उसका? 100 वर्ष रहता है गर्भ की जो परम आयु है। गर्भ की आयु पूछा जाएगा तो कितना है? 9 से 10। और गर्भ की परम आयु पूछा जाएगा तो 100 वर्ष तक है। नेक्स्ट है, परम आयु प्राप्त करने का क्या कारण है? क्या कैसे हमको मिलता है? तो प्रकृति संपन्न, गुण संपन्न, आत्म संपन्न, इन सब 7 पदार्थों का सेवन करने से परम आयु हमको प्राप्त होती आती है। ठीक है? यही चीज़ें बताया गया है इसके अंदर।